है दोस्तों, आज का हीरो स्टॉक्स में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हमारे क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। इसमें इनका बेसिकली पूछना है कि ये कुछ म्यूचुअल फंड खरीदे हैं और इनका पूछना है कि क्या ये म्यूचुअल फंड खरीदना ये सही है। पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूँगा कि आप म्यूचुअल फंड खरीदें हैं और आपका जो टाइम हॉरिजन वो 20 है, तो काफ़ी बढ़िया बात है। आपका पैसा काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो होगा। मेरा सजेशन सबसे पहले ये रहेगा कि आप सबसे पहले कभी भी म्यूचुअल फंड खरीदें तो फंड मैनेजर को चेक करें, उसका काबिलियत को चेक करें, वो क्या बोलता है, क्या करता है और कैसे सब चेक करना ज़्यादा बेटर होता है। क्योंकि गाड़ी जब भी चलता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ड्राइवर। अगर ड्राइवर सही तो सब कुछ सही होगा। अब यहाँ बात करते हैं फंड मैनेजर का। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको बाकी पीछे बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बहुत पता है कि आप कैसे चुनते हैं। हम बस यहाँ फ़ंड के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर फ़ंड का बात करें तो यहाँ आपका एक स्मॉल कैप है जो आपको थोड़ा सा एक्सपोजर देता है कि आप थोड़ा रिस्क ले सके और बढ़िया तरीके से पैसे को ग्रो कर सके। लेकिन इसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है ये है कि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग होता है। तो यहाँ आपको थोड़ा सा अपना दिमाग को संतुलित रखना है, क्योंकि 20 साल से पहले अगर आप पैसा निकाल दीजिएगा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। और वॉलेटिलिटी में अक्सर बहुत को ऐसा करते हैं। तो स्मॉल कैप रखने का ये थोड़ा सा आपको सोच समझ के चलना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं मिड कैप। तो एक्सिस का आप मिड कैप कर दे हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपने म्यूचुअल फंड मैनेजर के बारे में चेक कर लिया होगा। अब बात करते हैं मिड कैप। तो मिड कैप वैसे कंपनी को कहा जाता है जो 100 से लेकर 250 जो इंडिया का टॉप कंपनी है मार्केट कैप के हिसाब से उसमें इन्वेस्ट करता है। तो अगर इसको आप देखिएगा तो ये लगभग सेम होगा मेराज एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड से। उसमें भी लगभग कुछ मिड कैप और स्मॉल कैप जो इमर्ज होने वाला है उसमें लगाया जाता है, वो लार्ज कैप में नहीं लगाता है। ब्लू चिप है लेकिन इमर्जिंग मतलब मिड कैप में लगाता है, जो आने वाला समय में आगे आ सकता है, टॉप 100 में घुस सकता है। तो लगभग एक तरीके से सेम ही हो गया। अगर सेम कंसीडर नहीं भी करें तो भी लगभग दोनों में एक ही तरह का फंड आपको दिखेगा। आप चेक कर सकते हैं, अगर नहीं दिखेगा तो ठीक है, लेकिन ओवरऑल अगर कहें तो उसमें भी मिड कैप जो इमर्ज होने वाला है उसी में लगाया जाता है। और यहाँ भी लगभग मिड कैप है तो और ग्रोथ का है तो लगभग सेम तरीके का लग रहा है। खैर डिपेंड कर सकता है कि अगर फंड मैनेजर अलग है तो अलग तरीके का फ़ंड चूज़ कर सकता है, अगर इसमें अलग है तो अलग तरीके का फ़ंड चूज़ कर सकता है। मैं यहाँ बस फ़ंड का बारे में बात कर रहा हूँ। तो हो सकता है कि एक दूसरे में इसका कोलिजन हो जाए या कहीं ओवरलैपिंग हो जाए, तो वो बढ़िया नहीं कहा जा सकता किसी भी फ़ंड के लिए। तो ये तो समझ में आया। अब बात करते हैं सेक्टोरल फंड जो आप ये खरीदें, ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। सबसे अच्छा तो मैं ये बोलूँगा कि डायरेक्ट प्लान आपका सहारा है। अगर आप रेगुलर के थ्रू जाते तो आपका 1% आधा 1% कमीशन ज़्यादा लगता है, जो आपका देख के पता चलता है कि आप थोड़ा बहुत पहले रिसर्च किए हुए हैं। अब बात करते हैं कि एक टेक्नोलॉजी सेक्टर में फुल्ली आप इन्वेस्ट किए, एक टेक्नोलॉजी एक सेक्टोरल फंड एक तरीके से हो गया। तो मेरा सजेशन बस ये रहेगा कि कभी कभी होता है कि 3-4 साल सेक्टोरल फंड नहीं चलता है, कोई भी रीज़न हो सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कंपनी प्रॉफिट दे रहा है तो उसका सेक्टर जो भी कंपनी है या उसका सेक्टर है वो चलेगा ही चलेगा। कभी कभी होता है कि 3-4 साल के लिए सेक्टोरल फंड ना चले, तो उस समय होता है कि आदमी उसको बेच के निकल जाता है और बोलता है हमको कि घाटा हो गया। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा सोच के चलना पड़ेगा कि अगर सेक्टोरल फंड में हम लगा रहे हैं तो कभी कभी हो सकता है कि ये ना ग्रो करे। खैर कंपनी प्रॉफिट दे रहा होगा, स्टिल ये ग्रो ना करे, क्योंकि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन गुड स्टॉक एंड गुड बिजनेस। तो थोड़ा सा आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। मेरा सजेशन रहेगा कि किसी सेक्टोरल फंड पे फोकस ना करें। ऐसे हम लोग को ऐसा लगता है अभी कि टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है और अब आगे और बढ़ेगा। तो सेम कंडीशन हुआ था 2000 में, तो उस समय भी इसी तरीके से बोला जा रहा था सॉफ्टवेयर इज़ द न्यू टेक्नोलॉजी ऐसे करके बहुत हाइप हुआ था और बहुत ज़्यादा ऊपर मार्केट को चढ़ा दिया गया था। अगर आपको हिस्ट्री नहीं पता तो थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए हिस्ट्री, आपको उसमें भी बहुत कुछ सीखने मिलेगा। तो बहुत ज़्यादा मार्केट को चढ़ा दिया जिसकी वजह से वो जब गिरा तो बहुत ज़्यादा कोई पैसा गंवा दिया था। तो मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि ये गिर जाएगा, कहने का मतलब है कि ह्यूमन साइकोलॉजी कैसे काम कर रहा है। अभी भी इंसान को बोल रहा है कि टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगा, लेकिन अगर आप नॉर्मल दिमाग से सोचिएगा तो बहुत सारा बिजनेस है जो बढ़ेगा। कपड़ा का बिजनेस है, जूता का बिजनेस है, खाने का बिजनेस है, सब बढ़ेगा। ऐसा जरूरी नहीं कि बस टेक्नोलॉजी बढ़ेगा। तो ऐसा मेरा कहने का ये मतलब नहीं कि टेक्नोलॉजी से पैसा निकाल दीजिए। बस कहने का मतलब ये है कि टेक्नोलॉजी में आप इन्वेस्ट करें तो थोड़ा सा सतर्क रहिए कि कभी कभी कोई सेक्टर नहीं चलता है। दूसरा, आपका फोकस टेक्नोलॉजी में है क्योंकि आप इस तरीके से सोच रहे हैं कि आने वाला फ्यूचर टेक्नोलॉजी का होगा। हो सकता हो ना हो, कोई नहीं जानता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको सोच के चलना है। अब बात करते हैं फ्लैक्सी कैप पारंपरिक, जो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है। इसमें इन्वेस्ट करने से आपको फ़ायदा ये होता है कि आपको एक्सपोजर मिलता है, फॉरेन एक्सपोजर, क्योंकि ये 35% अपना पैसा बाहर लगाता है, बाकी लगभग 60% के आसपास इंडिया में लगाता है और कुछ पैसा वो खुद कैश में रखता है। तो यहाँ आपको फॉरेन एक्सपोजर भी मिलता है और इंडिया का मोस्टली ये बड़ा कंपनी में ही लगाता है पैसा। तो इसका अगर मेजर होल्डिंग देखिएगा तो ये इंडिया का मेजर होल्डिंग इसका बड़ा कंपनी में ही, कोई छोटा कंपनी में नहीं है। तो यहाँ आपको प्रोटेक्शन भी मिलता है, साथ ही साथ फॉरेन एक्सपोजर भी मिलता है। साथ ही इसका एक्सपेंस रेशियो का बात करते हैं अंडर 1% है, जो मुझे काफ़ी बढ़िया पसंद आता है और मुझे अच्छा भी लगता है। क्योंकि इसका फंड मैनेजर पराग पारिक उनका 2 बुक है, इसका जो प्रमोटर है पराग पारिक उनका 2 बुक है, स्टॉक्स टू रिचेज और दूसरा वैल्यू इन्वेस्टर एंड बिहेवियरल फाइनेंस, समथिंग ऐसे कुछ नाम है। तो ये दोनों बुक मैंने पढ़ा है
खैर इनका डेथ हो गया, पराग पारिक का डेथ हो गया 2015 में, लेकिन ओवरऑल अगर कहे तो ये फंड जो चला रहे हैं वो काफ़ी बढ़िया तरीके से चला रहे हैं। वो जो बोलते हैं और जो यूट्यूब में समझाते हैं वो काफ़ी बढ़िया तरीके से समझाते हैं, जो मुझे काफ़ी बढ़िया पसंद भी आता है। तो पराग पारिक मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया फंड है। अब बात करते हैं जो एक ठो बच गया, वो है ब्लू चिप फंड जो कैनरा रोबिको का है। तो ब्लू चिप मतलब कहने का मतलब है कि वो कंपनी जो बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है इंडिया में, जैसे कि जो मेजर कंपनी होगा। ऐसा कुछ प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, लेकिन हम लोग बोलने के लिए बोल देते हैं कि हाई रिटर्न ऑन इक्विटी, और थोड़ा सा हाई रिटर्न ऑन इक्विटी, ऐसा नहीं कि बहुत हाई रिटर्न ऑन इक्विटी, और जिसका चांसेस कम है कि डूब सकता है, और बहुत लंबे समय से प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, डिविडेंड दे रहा है, कुछ इस तरीके को हम ब्लू चिप बोल लेते हैं। ऐसे प्रॉपर डेफिनेशन अब आप चाहे तो बना सकते हैं, गूगल में आपको बहुत सारा डेफिनेशन मिल जाएगा आदमी बनाया हुआ। तो मेरा बेसिक कहने का मतलब है कि ये बड़ा कंपनी है, तो इसका रिटर्न एकदम स्लो होगा। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करेगा, आपका पैसा को एकदम 3-4 साल में डबल कर देगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा, 6 साल, लगभग 6 साल में आपका पैसा को डबल करने का ये भी पावर रखता है, अगर फंड मैनेजर बढ़िया है तो ओवरऑल अगर हम सबका बात करें तो ठीक है, आपका फंड ठीक है, लेकिन आप ओवर डाइवर्सिफिकेशन कर दिए। एक तरीके से लग रहा है कि पूरा का पूरा मार्केट खरीद लिए हैं। मार्केट कहने का मतलब है कि आप फ्लैक्सी कैप लिए हैं, मतलब इंडिया से थोड़ा सा बाहर एक्सपोजर, चलिए ठीक है, लेकिन पराग पारिक का जो फ्लैक्सी कैप फंड है वो टॉप कंपनी में पैसा लगा रहा है। ब्लू चिप इक्विटी वो भी टॉप कंपनी में पैसा लगा रहा है। जो मिड कैप है वो बीच में पैसा लगा रहा है, साथ ही साथ इमर्जिंग मिड कैप वो भी बीच में लगा रहा है, साथ ही साथ स्मॉल कैप आप लिए वो छोटा कंपनी में लगा रहा है। तो एक तरीके से आप पूरा का पूरा मार्केट को ही खरीद लिए हैं। और फिर आ गया टेक्नोलॉजी। इंडिया में मोस्ट ऑफ द कंपनी जो अभी टॉप 30 में है, तो बहुत सारा कंपनी टेक्नोलॉजी का टॉप 30 में है इंडिया का, तो वो आपको ब्लू चिप में भी मिल जाएगा और पराग पारिक का उसमें भी मिल जाएगा। तो ओवरलैप वहाँ पे हो रहा है। तो एक तरीके से आप बहुत सारा फंड खरीद लिए, उसमें बहुत सारा ओवरलैपिंग भी कर दिए। तो थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि इसमें कोई रिस्क और ये चीज़ देख के हम बोल रहे हैं, हम बस आपको बोल रहे हैं फंड के हिसाब से बोल रहे हैं कि कैसा फंड है और कौन कौन ओवरलैप हो सकता है। ओवरलैपिंग ऐसा जरूरी नहीं कि ख़राब है, कहने का या सोचने का अपना तरीका होता है। ओवरलैपिंग अगर कर रहा है तो ठीक है, कोई खास अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि प्रॉफिट उधर से भी मिलेगा इधर से भी मिलेगा। बस बोलने का मतलब है कि अगर अलग अलग फंड में आप इन्वेस्ट कीजिएगा, 10 फंड 15 फंड, तो आप इसको ट्रैक करने में आपको दिक्कत होगा। ट्रैक करना मतलब ये नहीं होता कि आप कितना % रिटर्न दिया या किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, आज से 1 साल बाद डबल हुआ या नहीं हुआ। ट्रैक करने का मतलब होता है कि वो कौन कौन सा फंड खरीदा हुआ है। जैसे एग्जांपल के लिए दे तो पराग पारिक कौन कौन सा फंड खरीदा है, स्टॉक्स खरीदा कहने तो का मतलब, तो उसके बारे में चेक करना है। वो जो इंटरव्यू देते हैं उसके बारे में थोड़ा सा चेक करना है कि वो क्या बोल रहे हैं। तो अगर आप 10 फंड खरीद लीजिएगा तो आपको थोड़ा सा उसको ट्रैक करने में मुश्किल होगा। तो मेरे हिसाब से 2-3 फंड खरीदना बेहतर होगा, लेकिन अगर आप खरीदते हैं 6-7 कोई दिक्कत नहीं है, खरीद सकते हैं अगर आप ट्रैक कर सकते हैं तो। ये तो था मेरा अपना व्यू। आपका अगर आपको मेरे से ज़्यादा आता है तो हम सजेस्ट करेंगे एरोगेंस पे मत लीजिएगा। अगर आपको मेरे से बेहतर नॉलेज है तो मेरे हिसाब से आप जितना चाहे उतना फंड खरीद सकते हैं। फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव 2 या 3 काफ़ी होगा। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो मैं चाहूँगी कि आप कमेंट में पूछें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मैं चाहूँगा कि आप इसे लाइक कर दें और इस वीडियो को सब्सक्राइब भी, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और मेरे वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों।